हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की इस वीडियो में हम जिस कंपोनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने उस कंपोनेंट के जो ग्राउंड कॉन्सेप्ट्स थे उनको अंडरस्टैंड किया। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जिस कंपोनेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट नेटिव की फ्लैट लिस्ट। तो फ्लैट लिस्ट तब यूज़ की जाती है जब हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी उस डिस्कशन में जो है हमें प्रॉब्लम्स आकर आती हैं उस सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए, तो उस केस में फ्लैट लिस्ट को यूज़ किया जाता है। बाय द वे, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की तो उसको लाजमी देख लें फ्लैट लिस्ट को समझने से पहले, ताकि उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने वहाँ डिस्कस की थी, उन प्रॉब्लम्स को आप समझ सकें और उन प्रॉब्लम्स को कोप अप करने के लिए आज की जो वीडियो है हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो रिएक्ट नेटिव का फ्लैट लिस्ट है ये बहुत ही पावरफुल एक कंपोनेंट है। उसके और भी हम सारे जितने भी फीचर्स हैं जो डेली बेसिस में यूज़ किए जाते हैं और कहीं ना कहीं मैंने यूज़ किए हैं, तो उन सब को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको क्लिक कर उसको पहले देखें, फिर उसके बाद इस फ्लैट लिस्ट वाली वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। एनी हाउ, फ्लैट लिस्ट जो है वो क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो फ्लैट लिस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और मेरे चैनल का जो लिंक है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं ताकि उनको भी सीखने में हेल्प मिल सके। एनीवेज, अब जो फ्लैट लिस्ट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लैट लिस्ट बेसिकली क्या है कि ये इतने सारे फीचर्स जो है वो ये प्रोवाइड करता है। फुली क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी ये iOS एंड्रॉयड दोनों पर सपोर्टेड है। ऑप्शनल हॉरिजॉन्टल मोड, यानी आप इसको हॉरिजॉन्टल मोड में भी दिखा सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक तरीका बताया था कि आप हॉरिजॉन्टल मोड में अपनी लिस्ट को कैसे दिखा सकते हैं। वर्टिकल मोड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कॉन्फ़िगरेबल व्यूएबिलिटी कॉलबैक्स, ठीक है, ये भी एक फ़ीचर देता है। हेडर सपोर्ट देता है जो कि बहुत पावरफुल है। फुटर सपोर्ट देता है, यानी आप लिस्ट के हेडर में कुछ डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं, कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं, फुटर पे कुछ दिखाना चाहते हैं और अपने डाटा को इन बिटवीन रखना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटर सपोर्ट, यानी आप अपने डाटा का जो है दो आइटम्स हैं उनके दरमियान एक सेपरेटर लगाना चाहते हैं जिससे पता चले कि ये एक आइटम है और ये दूसरी आइटम है। बाय द वे, ये सारे जितने भी हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द फीचर जो हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। पुल टू रिफ़्रेश, यानी अब आप अपनी जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा पुल डाउन करें, जैसे हमारे फेसबुक में होता है, इंस्टाग्राम में या किसी भी सोशल ऐप में होता है कि हम जब न्यूज़ फीड को पुल करते हैं तो जो नई पोस्ट होती हैं वो हमें आ जाती हैं। तो उसका ये फ़ीचर भी ये फ्लैट लिस्ट प्रोवाइड करता है कि आप पुल करेंगे टॉप से तो वो जो है रिफ़्रेश हो जाएगी लिस्ट, और आप ओबियसली अगर आपका बैकएंड से रिस्पॉन्स आएगा तो वो जो नया डाटा होगा वो भी उसके साथ कनकैट हो जाएगा पुरानी लिस्ट के साथ। स्क्रॉल लोडिंग, ठीक है, आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो नीचे आप छोटा सा एक इंडिकेटर दिखा सकते हैं जब आपका डाटा मज़ीद लोड हो रहा हो। स्क्रॉल टू इंडेक्स सपोर्ट, कि आप अपनी जो लिस्ट है उसको जैसे ही वो लोड हो तो उसके कौन से स्पेसिफ़िक किसी आइटम को दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले ये नज़र आए बाकी बाद में नज़र आए, यानी उसको किसी एक स्पेसिफ़िक आइटम के ऊपर उसका फोकस लेकर जाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम सपोर्ट, यानी आप एक कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रिकॉर्ड जो है वो इस तरह एक कॉलम में आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि दो कॉलम्स में आ जाए, यानी ये पहला यहाँ आए, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ आइटम आए, तो इस तरह टू कॉलम्स को आप दिखा सकते हैं, थ्री को दिखा सकते हैं, अप टू सो ऑन के हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और इसके साथ जो है रिएक्ट नेटिव जो है वो एक सेक्शन लिस्ट भी देता है, अगर आप सेक्शंस को मेंशन करना चाहते हैं फ्लैट लिस्ट में। तो ये सेक्शन लिस्ट क्या है ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज जस्ट हम फ्लैट लिस्ट पर
फोकस करते हैं। तो फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो सिंपली ये है कि हम अपने जहाँ भी रिएक्ट नेटिव में से बाकी कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं उसी जगह से फ्लैट लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब फ्लैट लिस्ट जो है इसको यूज़ जहाँ भी करना है आपने इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर लेना है, और बाकी जितने भी प्रॉप्स होंगे वो सारे आप इसके मेंशन करेंगे। यहाँ जो जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो फीचर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि अगर हमने जो डाटा असाइन करवाना है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमें जिस एरे को हमने यूज़ किया था उसका नाम लिखा था, तो वो जो एरे है उसका नाम लिखने के लिए आपके इसकी जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो है डाटा की। तो डाटा के ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इसमें आप अपना डाटा मेंशन कर सकते हैं, जो भी एरे होगी वो मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी एग्जांपल में ये जो पर्सन डाटा है वो इस जगह पर मैंने दूसरी फाइल में बनाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये रिकॉर्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं लास्ट वीडियो में। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें ताकि आपको पता चले कि ये जो डमी डाटा है ये मैंने कैसे लिया है। एनी हाउ, तो हम इस पर्सन डाटा को जो है यूज़ कर लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट देखें ख़ुद ब खुद इंपोर्ट कर लेगा इसको, तो मुझे मैनुअली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये VS कोड का इंटेलिजेंस हमें ख़ुद कर दे देता है। तो ये हमारा डाटा आ गया, ठीक है, और इस डाटा को जो है अब हमने दिखा दिया। अब इसके साथ इस डाटा को आपने स्क्रीन पर कैसे रेंडर करना है, हम सिंपली डाटा लिख देंगे तो हमारा जो लिस्ट है वो यहाँ नहीं आएगी। हमें उस लिस्ट को दिखाने के लिए इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, यूज़ करनी पड़ती है कि हमें उसके रेंडर आइटम में मेंशन करना होता है कि हमारी जो आइटम है उसको दिखाना है। रेंडर का मतलब होता है डिस्प्ले। तो रेंडर आइटम अगेन एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक एरो फंक्शन का डिफ़ाइन करते हैं और वो एरो फंक्शन रिटर्न करता है आपका JSX, ठीक है। तो ये जो JSX है इसको सिंपली हम वक्ती तौर पर जो है एक टेक्स्ट लगाकर हम जो है रिटर्न करवाते हैं। फिर मैं पूरा कार्ड डिज़ाइन कर आपको दिखाऊंगा। एनी हाउ, अब ये जो एरो फंक्शन है इसके इस जगह पर आपने मेंशन करना होता है कि आपकी जो आइटम है वो आपको मिलती है। तो आप बेसिकली आइटम को इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जस्ट आइटम रिटर्न नहीं करता, ये और भी बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करता है। तो हमें इस जगह पर सिर्फ अपनी आइटम को करली ब्रैकेट से डिस्ट्रक्चर कर लेना है कि हमारी जो आइटम है वो डिस्ट्रक्चर हो जाए। और अब इस आइटम में से जो है हम क्या दिखाना चाहते हैं, नेम को दिखाना चाहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं वक्ती तौर पर। तो हम आइटम डॉट जो नेम है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो अब ये देखिएगा हमारे सारे नाम जो होंगे वो स्क्रीन पर रेंडर हो जाएंगे। देखें ये 30 के 30 रैकेट्स जो हैं वो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो ये फ्लैट लिस्ट है। अब ये अगर सपोज़ कर लें ये हमारे स्क्रीन से एक्सीड कर रहे हों, तो फ्लैट लिस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ा था, ये फ्लैट लिस्ट में बिल्ट इन आता है। तो फ्लैट लिस्ट जो है, मैं अब इसकी एडवांटेजेस थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ। तो फ्लैट लिस्ट जो है ये ऑप्टिमाइज्ड है, यानी इसमें आपके रैकेट्स जितने ज़्यादा आएंगे तो वो एक ऑप्टिमाइज तरीके से नज़र आएंगे। हमारे रैकेट्स जब भी स्क्रीन से एक्सीड करेंगे तो ये क्या करेगा, उनको जो है लोड नहीं करेगा, सिर्फ जो स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को लोड करेगा, बाकी को होल्ड पर रख लेगा। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये मज़ीद नए रैकेट्स को लोड करता जाएगा, जिससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, बजाय इसके कि हम सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो स्क्रीन पर लोड करवा लें। इसके साथ साथ आप ये जो लोडिंग होती है आप इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ रैकेट्स लोड हों इनिशियल रेंडर पर। तो आपसे जो है आप अपनी ओबीसी कस्टमाइजेशन कर आप उसको मज़ीद अच्छा और परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है वो ये जो है स्क्रॉलिंग का भी फीचर देता है कि आप किसी जो रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो मैं ये जो आइटम है इसका जो है जो हमने लास्ट में डिज़ाइन किया था उसको जल्दी से मैं यूज़ कर लेता हूँ इस जगह पर JSX को, ताकि जो है हमारा जो फ्लैट लिस्ट के बाकी जो प्रॉप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी हो। ओके गाइज़, ये देखें हमने लास्ट जो भी हमने डिज़ाइनिंग की थी सेम उसी तरह का हमने नया डिज़ाइन बना लिया है, जिसमें हमने एक इमेज को यूज़ किया है, उस
यूज़र का नाम दिखाया है और नीचे इस जगह पर हमारे पास ईमेल नहीं थी तो मैंने इस URL को यूज़ कर लिया ईमेल की जगह पर। हम जस्ट एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये बेसिकली हमें स्क्रॉलिंग की भी फीचर देता है, तो ये देखें हमारे स्क्रॉल हो रहा है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि ये देखें, ये अभी तक ये डाटा अभी लोड हो रहा है जब हम इस जगह पर आए। तो ये जितने रिकॉर्ड्स जो हैं हमारी स्क्रीन पर इनिशियली आते हैं सिर्फ उन्हीं को लोड करता है, बाकियों को लोड नहीं करता, जिससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। अब ये देखें स्क्रॉल बार आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। तो अगेन स्क्रॉल व्यू की तरह अगर आप स्क्रॉल बार को हाइड करना चाहते हैं तो शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर को आप फॉल्स कर दें तो आपका जो स्क्रॉल बार है वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम वेबसाइट से डिस्कस करते हैं, नाम पढ़ते हैं और उनको हम एग्जांपल में ट्राई आउट कर लेते हैं फ्लैट लिस्ट के साथ। और जो जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब सबसे पहले ये देख लें आइटम सेपरेटर। तो ये जो आइटम सेपरेटर है ये बेसिकली क्या करता है, हमारी आइटम्स को, दो आइटम्स जब हैं इन दोनों को सेपरेट करता है। अगर सपोज़ हमारा इस जगह पर ये होता कि हमने इसका ये जो बॉर्डर रेडियस है ये और ये जो आइटम है, ये जो मार्जिन है, सॉरी मैं सिर्फ बॉर्डर रेडियस को रिमूव कर देता हूँ ताकि जो मार्जिन को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारी आइटम्स आपस में चिपक जाएं। ये तो अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में चिपक रही हैं, इनको एक दूसरे के दरमियान जो है एक सेपरेटर लगा दें जिससे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट, और अगेन ये एरो फंक्शन होगा जिसमें हम अपना JSX पास कर लेंगे। अब ये जो सेपरेटर है इसको हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं सेल्फ क्लोजिंग व्यू टैग लगा लेता हूँ व्यू का और उसमें जस्ट मैं ये कह देता हूँ कि हाइट 30। तो मैंने एक रैंडम सी हाइट दे दिया जिससे ये होगा कि अब ये हमारे जितने भी आइटम्स होंगे देखें आपस में अब ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं बल्कि सेपरेट हो जाएंगे। और ये हॉरिजॉन्टल अगर चीज़ एक्सेस करनी है तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब ये यहाँ से भी नहीं चिपकेंगे तो हमारा जो कार्ड है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको जो है 10 कर और इसका बैकग्राउंड कलर कर आप कर सकते हैं। आप छोटी सी हाइट 5 हाइट में दे सकते हैं 5 पिक्सल की और उसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे तो जस्ट एक वाइट लाइन नज़र आ जाएगी। और सॉरी जो जिस कलर का भी आप बैकग्राउंड रखेंगे वो कलर की लाइन आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको स्टाइल शीट वाले ट्यूटोरियल में बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि आपको जो स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट आपको पता चल सके, उनको आप डिफरेंट टाइम पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक जो था वो मैंने आपको बताया था कि आप हेयर लाइन जो विड्थ है उसको यूज़ कर आप एक पतली सी लाइन लगा सकते हैं जिससे आपके जो सेपरेटर है वो बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी जो आइटम है वो भी एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। इसके साथ हमारा ये जो लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट है ये बेसिकली उस टाइम पर दिखाया जाता है जब हमारा डाटा जो है वो अगर नल हो जाए। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, अगेन एक व्यू को यूज़ कर लेता हूँ और उसमें मैं टेक्स्ट दिखा देता हूँ नो डाटा फाउंड, और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ ताकि हमें जो है अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो मैं इसका डोजर ब्लू भी कर देता हूँ। तो अभी जो है ये अभी रेंडर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा इस डाटा में जो है अभी रैकेट्स पड़े हुए हैं, यानी ये एरे एम्प्टी नहीं है। लेकिन ये एरे जब भी एम्प्टी होगी, सपोज़ हमारा API से डाटा आ रहा है, वो कभी होता है कभी नहीं होता। तो इन केस जब अगर यूज़र को जो डाटा दिखाना है वो एम्प्टी हो तो तो फ्लैट लिस्ट क्या करेगी, इस वाले कंपोनेंट को रेंडर कर। तो गाइज़ मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट है ये तब
रेंडर होता है जब हमारा इस जगह पर एम्प्टी आती है। तो इसको देखने के लिए हम जो हैं इस जगह पर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अब रेंडर नहीं करेगा बल्कि सिंपली हमारा जो भी हमने एम्प्टी कंपोनेंट में दिखाना होगा वो नज़र आएगा, बाकी नज़र नहीं आएगा। तो ये डायनेमिकली होता है जब भी हमारा ये जो डाटा में हम जो वेरिएबल पास कर रहे हैं इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो रेंडर आइटम को दिखाता है, नहीं होते तो लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट को दिखाता है। इसके साथ ये जो है लिस्ट फुटर कंपोनेंट और लिस्ट हेडर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लिस्ट फुटर कंपोनेंट होता है, मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लूँ। तो ये जो लिस्ट फुटर कंपोनेंट होता है ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमने अगर तो अपनी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे अपने जो रिकॉर्ड्स जहाँ ख़त्म हो रहे हैं उस जगह पर कुछ दिखाना है। यानी यूजुअली ये होता था वेबसाइट में कि फुटर में हम अपने लिंक्स देते थे कि ये हमारे सोशल अकाउंट्स हैं, ये हमारे वो हैं सर्विसेज हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो उस तरह का रिकॉर्ड अगर आपने दिखाना है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप लिस्ट फुटर कंपोनेंट को यूज़ कर जो है आप बगैर किसी एडिशनल लॉजिक्स के जो हैं आप दिखा सकते हैं। देखिए मैंने रेड कलर का दिया है तो ये बिल्कुल बॉटम पर आ रहा है, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करके अपने कुछ भी रिकॉर्ड्स या कुछ भी डाटा जो है इस जगह पर दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। इसी तरह हमारा एक और होता है हेडर, लिस्ट हेडर कंपोनेंट। ये भी सेम इस तरह बिहेव करता है। ये सबसे टॉप पर दिखा देता है आपका जो भी आपने रिकॉर्ड दिखाने होते हैं या जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिखानी होती है तो वो आप लिस्ट के टॉप पर आप दिखा सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस हेडर कंपोनेंट को यूज़ कर जो कि मैंने 1-2 बार किया था कि हम जो हैं इस जगह पर डिफरेंट टैब्स लगा देते हैं, डिफरेंट बटन्स लगा देते हैं जिससे हमें क्लिक करने पर हमें कुछ रिकॉर्ड्स नज़र आता है, दूसरे पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट रिकॉर्ड नज़र आता है और तीसरे पर क्लिक करते हैं और डिफरेंट। या आप यहाँ एक सर्च बार लगा सकते हैं, उस पर क्लिक करने से आपको ये जो है सिर्फ ए से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो नज़र आए, बाकी नज़र ना आए। तो आप कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिक्स लगा कर आप अपनी जो ऐप है उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब इसके साथ आप इस लिस्ट हेडर कंपोनेंट के स्टाइल जो हैं वो आप एक एडिशनल प्रॉपर्टी पास कर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो व्यू के जो स्टाइल हैं वो सारे ये एक्सेप्ट करता है। तो मैं यूजुअली यही करता हूँ कि इसमें व्यू टैग लगा कर उसी को स्टाइल दे देता हूँ, मैं एडिशनल प्रॉप यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कोड की जो रीडेबिलिटी है उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं इसके साथ। अब ये जो एक और होता है एक्स्ट्रा डाटा, ये बेसिकली उस टाइम पर दिखाया जाता है कि आपका जो डाटा है वो ये जो रिकॉर्ड नज़र आ रहा है इसके अदर देन कुछ डाटा दिखाना है तो आप एक्स्ट्रा डाटा की प्रॉपर्टी को यूज़ कर आप अपना एक्स्ट्रा डाटा दिखा देते हैं। ये यूजुअली यूज़ नहीं करते लेकिन अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप ये रीड आउट कर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी चीज़ है वो है गेट आइटम लेआउट। ये जो है इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ एक नीचे होता है इनिशियल स्क्रॉल इंडेक्स, इसको आपने इसके साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। यानी यहाँ लिखा भी होगा कि ऑप्टिमाइजेशन की फर्स्ट रिक्वायर्स गेट आइटम लेआउट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो आप गेट आइटम लेआउट को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये सब वर्केबल होते हैं, फंक्शनल होते हैं। एनी हाउ इसका ये जो होता है बेसिकली ये होता है कि आप जो हैं अपने जो लिस्ट नज़र आ रही है इसमें किसी एक स्पेसिफ़िक आइटम को, सपोज़ हमारी इस आइटम को हमने यूज़र के फोकस में लाना है तो वो जैसे ही स्क्रीन पर आएगा तो वो इसको ऐसे नज़र आने लग जाएंगे, ये इस लिस्ट सीक्वेंस में डाटा नज़र आने लग जाएगा। तो आपने सपोज़ यहाँ जो सबसे नीचे जो रिकॉर्ड था इसको आपने फोकस में लाना है तो आप इस जो रिकॉर्ड है इसको फोकस में लाने के लिए जैसे ही वो स्क्रीन पर आएगा सबसे पहले इसको ये लिस्ट ऐसे स्क्रॉल मिलेगी और इस जगह पर वो आ जाएगा। तो यूज़र को जो है इस जगह पर इसका फोकस लाने के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इनिशियल स्क्रॉल इंडेक्स और गेट आइटम लेआउट जो है वो दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ
जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो इनिशियल स्क्रॉल होगा वो इंडेक्स नंबर 10 तक, यानी हमारा जो 10th रिकॉर्ड है वो सबसे पहले यूज़र को नज़र आए। और उसको दिखाने के लिए मैंने ये जो गेट ले आइटम लेआउट का जो फंक्शन है इसको यूज़ किया है, जो कि एक एरो फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास लेंथ होता है, ऑफसेट होता है, ऑफसेट की एक प्रॉपर्टी होती है और एक इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो लेंथ होती है ये हम बता देते हैं कि हमारी जो भी रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं इसकी लेंथ क्या है। ये एक्चुअली ये ख़ुद ऑटोमेटिकली उधर स्क्रॉल करके जाता है, तो हमें ये चीज़ें देनी रिक्वायर्ड होती हैं ताकि स्क्रॉलिंग जो है वो ठीक से हो सके। तो ये हम बता देते हैं हमारा जो भी आइटम जो भी एरे होती है उसकी लेंथ बता देते हैं, यानी हमारा % डाटा यूज़ हो रहा था तो उसकी मैंने लेंथ बता दी। और ये जो ऑफसेट है यानी आपने इसको कितना स्क्रॉल करना है, तो आप क्या कर देते हैं लेंथ इंटू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो इस जगह पर हमने डिफ़ाइन किया होगा 10 है तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी कैलकुलेशन करता है तो ये उतने ऑफसेट्स तक ये उसको स्क्रॉल कर देगा। तो अब जो है हमारी ऐप जो है वो, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिएगा ये जो हमारा रेड हेडर है ये नहीं होगा, बल्कि हमारी जो 10th आइटम है वो आपको नज़र आएगी। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो अब देखिएगा कि ये ख़ुद ही स्क्रॉल होगा और नीचे आएगा। तो ये देखें ये ख़ुद स्क्रॉल हुआ और जो भी हमारी 10th आइटम थी उस जगह पर इसने लाकर हमें दिखा दिया, यानी उसको हमारे फोकस में ले आया। एनी हाउ अब इसके साथ जो है हमारा एक और होता है ये हॉरिजॉन्टल। ये अगेन वो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हमारी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल मोड में दिखाना चाहते हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो हॉरिजॉन्टल के लिए सपोर्टेड नहीं है तो इस वजह से ये थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करेगा। लेकिन अगेन अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी ट्रू कर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मोड में, अब वर्टिकली है तो ये हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। तो ये देखें ये अब हॉरिजॉन्टल में आ गया। अब चूंकि हमारा डिज़ाइन उस तरह का नहीं है तो ये थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब इनिशियल नंबर टू रेंडर, बेसिकली ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट 10 है तो ये क्या करता है, ये फ्लैट लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट 10 आइटम्स को जो है ये रेंडर कर लेता है, यानी उनको लोड करके रख देता है, बाकियों को लोड नहीं करता अगर 10 से ज़्यादा आपका रिकॉर्ड है। तो उस केस में जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है, मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मैप है ये सारे के सारे आइटम्स को रेंडर कर लेता है, लोड कर लेता है, जिससे हमारी ऐप जो है वो स्लो हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी स्क्रीन पे यूज़र आता है, थोड़ी देर के लिए वो साथ ही दूसरी स्क्रीन पर मूव कर जाता है या ऐप को क्लोज़ कर लेता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो लोडिंग है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अगर 50 रिकॉर्ड हैं तो 50 को लोड करने में टाइम लगेगा, तो वो क्या करता है 50 को लोडिंग करवाता है, तो जिससे यूज़र जो है उसका वेट करना पड़ता है, या तो वो ऐप क्लोज़ कर देता है या वो दूसरी स्क्रीन पर मूव कर लेता है। तो इस केस में हमारी ये फ्लैट लिस्ट क्या करती है, वो सिंपल 10 रिकॉर्ड्स को लोड करवाती है जो कि जल्दी लोड हो जाते हैं, यूज़र को नज़र आता है, और वो जैसे ही स्क्रॉल करता है तो फिर मज़ीद जितने भी आइटम्स होती हैं उनकी लोडिंग स्टार्ट हो जाती है 10 के बैच से। तो 10 मज़ीद होते हैं, फिर जब वो नीचे जाता है तो 10 और होते हैं। तो इस तरह जो यूज़र है उसको भी ऐप को यूज़ करने में मसला नहीं होता और हमारी ऐप जो है वो लैगिंग नहीं करती। तो इस केस में जो है आप अगर जो इनिशियल रेंडर है उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको जो विजुअल इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आता, लेकिन आपको इसकी परफॉर्मेंस से नज़र आ जाता है कि ये जो है उतने ही रैकेट्स को लोड करता है। एनी हाउ ओके गाइस, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बेसिकली उस केस में यूज़ की जाती है कि आप अपनी जो स्क्रॉलिंग है वो
इन्वर्टेड तरीके से दिखाओ, और यूज़र जो है, जो रिकॉर्ड हैं, उनको आप इन्वर्टेड करके दिखाओ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ स्क्रॉल यूजेस स्केल ट्रांसफॉर्म ऑफ -1। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हमारी लिस्ट को सबसे नीचे लास्ट आइटम पे ले जाता है, और फिर हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ता है, जिससे हमारी जो है जो स्क्रॉलिंग, या ये देखें अब ये जो है हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी इन्वर्ट हो गया है, यानी वो भी उल्टा हो गया है। सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो हमारा यही है, अगर हम यहाँ देखें तो ये देखें ये है, और जो सबसे लास्ट है वो हमारा ये है गो वाइल्ड। तो ये अब क्या कर रहा है, जो पहला रिकॉर्ड है उसको सबसे नीचे इसने दिखा दिया है, और हमारा जो स्क्रॉलिंग है उसको भी उल्टा कर दिया, यानी अब हमें ऊपर जाना पड़ रहा है मज़ीद रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। जो सबसे आखिरी था वो ये अभी नज़र आ गया है। तो ये इन्वर्टेड बेसिकली ये करता है। मैं इसको गेन फॉल्स कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो की एक्सट्रैक्टर है ये बेसिकली उस केस में यूज़ किया जाता है जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा मैप जो है वो बेसिकली, और ये भी बेसिकली एक लूप है, ठीक है, एक ट्राइवर्स करता है नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को। तो उस केस में जो रिएक्ट है उसको हमें हर आइटम को यूनिकली आईडी देनी पड़ती है, ताकि जो है अगर हम किसी स्पेसिफिक किसी एक आइटम पर चेंजेस लाना चाहें या कोई ट्रांजिशन परफॉर्म करवाना चाहें तो वो इसका रिएक्ट नेटिव का जो कंपाइलर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस केस में देखें हमारे पास यहाँ आईडीज़ है, तो अगर तो हमारे ऑब्जेक्ट में आईडी जो है इसकी प्रॉपर्टी है तो उस केस में हमें जो है की एक्सट्रैक्टर की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस अगर आईडी नहीं होती तो फिर उस केस में जो है एक्सट्रैक्टर देना पड़ता है। और एक्सट्रैक्टर जो है वो मैप की तरह नहीं होता कि आप इधर की प्रॉपर्टी पास कर दें, बल्कि आप एक सिंपल एक नई प्रॉपर्टी जो है इसको साइन करवाते हैं, जो क्या करते हैं आइटम और इंडेक्स लेता है अगेन उसी तरह। और आप जो हैं इस आइटम में से या तो किसी यूनिक चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम है, हाइट है या विड्थ है, आप इस तरह आप समझते हैं कि ये चीज़ यूनिक है तो आप उसको अदर देन आईडी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सिंपल मैंने आपको बताया था आप ये इंडेक्स जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपने याद रखना है ये टू स्ट्रिंग देनी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है कि एक्सट्रैक्टर। तो उस केस में भी हमारे पास ये जो येलो वार्निंग होती है वो रिमूव हो जाती है। अब चूँकि हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं उसमें आईडी है तो आईडी के केस में ये जो है वार्निंग नहीं देता, आईडी ना होने की वजह से ये वार्निंग देता है की एक्सट्रैक्टर। अब ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है बेसिकली ये इस केस में यूज़ किए जाते हैं कि आपका अब ये देखें हर रिकॉर्ड जो है वो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये सिंगल कॉलम में नज़र आ रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि यहाँ 2 कॉलम्स हो, 3 कॉलम्स हो, तो वो आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उसके साथ दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली 2। और अब ये जो है मैं इसको अगर डायरेक्टली सेव करूँगा तो यहाँ ये एरर दे देगा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो फ्लैट लिस्ट व्हेन चेंजिंग नंबर ऑफ़ कॉलम टू फोर्स फ्रेश रेंडर ऑफ कंपोनेंट, तो ये हमें कहता है कि सिंपली इसको अगर आप नंबर ऑफ़ कॉलम को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप को एक बार रिफ़्रेश कर दें, जिससे हमारे जो है ये जो एरर होता है ये रिमूव हो जाता है। ये हमारे कोडिंग का नहीं होता, सिर्फ वो रन टाइम पर जो है उसको नहीं कर सकता चेंज। ओके गाइस, तो ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम है, अब चूँकि हमारा डिज़ाइन जो है वो इस तरह का है कि हमें जो है यहाँ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें तो मैं जल्दी से आपको अगर दिखा सकूं तो ओके गाइज़, मैंने आपको नंबर ऑफ़ कॉलम को दिखाने के लिए मैंने सिंपल सा, क्योंकि हमारे डिज़ाइन के साथ वो कंपैटिबल नहीं था तो हमने क्या कर दिया, मैंने बाकी चीज़ें रिमूव कर दी, सिर्फ नेम जो है वो दिखा दिया। तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि नेम, एक नाम यहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद दूसरा नाम, इसी तरह ये 2 कॉलम्स में वो दिखा रहा है रिकॉर्ड्स को। अब हम प्रॉपरली अगर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये
मज़ीद अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। तो एक ये था, और एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ बाकी चीज़ों को। एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके साथ आप हॉरिजॉन्टल मोड जो है उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। अब ये नंबर ऑफ़ कॉलम बार बार इशू कर रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आपने याद रखना है कि आप जब भी नंबर ऑफ़ कॉलम यूज़ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल जो है इसको ट्रू नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ कॉलम हमेशा वर्टिकल मोड में आपको यूज़ करने की इजाज़त देता है फ्लैट लिस्ट। ठीक है, इसके साथ मैं इस इनिशियल को भी कर लेता हूँ ताकि हमारी जो मशीन है उसकी स्पीड ऑलरेडी थोड़ी लो है तो वो इशू ना करे बार बार। एनी हाउ, ये मेन मकसद यही था कि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को दिखा दी हैं। अब इसके साथ जो है एक और होता है ऑन एंड रीच और ऑन एंड रीच थ्रेशोल्ड। ये बेसिकली उस केस में किया जाता है कि जब हमारी लिस्ट जो है वो हम स्क्रॉल करते जाएं और हमारा जो रिकॉर्ड है वो एंड तक पहुंच जाए, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, हमने नया डाटा जो है बैक एंड से फैच करना होता है। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि ऑन एंड रीच के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर लें जो हमारा बैकएंड से डाटा लाए, और वो ही डाटा हम ये जो पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है इसमें कनकैट कर कर हम जो है अपने मज़ीद रिकॉर्ड्स को दिखा सकें। तो ये ऑन एंड रीच पर बेसिकली यही किया जाता है। कॉल्ड व्हेन स्क्रॉल पोजीशन गेट्स विद इन ऑन एंड रीच थ्रेश होल्ड ऑफ रेंडर कंटेंट। तो ये जो ऑन एंड रीच थ्रेश होल्ड है ये बेसिकली ये बताता है कि आपकी लिस्ट जो है वो जब 0.5 का मतलब ये है कि जब आधी लिस्ट हो जाए, यानी आधी लिस्ट जो है यूज़र स्क्रॉल कर ले, तो अब आपने क्या करना है, साथ ही बैक एंड पर एपीआई कॉल कर देनी है। तो उससे जो डाटा है वो आकर मज़ीद हमारी जो लिस्ट है इसमें नीचे कनकैट हो जाए। तो हमारा जब यूज़र उस पॉइंट तक, जब आखिरी डाटा तक पहुँचे, तो तब तक हमारा जो बैक एंड से डाटा आ जाए। तो ये 0.5 डिफ़ॉल्ट होता है। आप अगर इसको कम कर दें, 0.1 कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो आखिरी आइटम होगा उस पर यूज़र पहुंचेगा, तो तब बैक एंड पर रिक्वेस्ट जाएगी और रिकॉर्ड आएगा। तो ये इस तरह ये जो थ्रेश होल्ड है आप इसका डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ जो होता है ऑन रिफ़्रेश जो होता है, ये जो है ये भी बहुत यूज़ होता है, और रिफ़्रेशिंग। ओके गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि ऑन रिफ़्रेश और जो रिफ़्रेशिंग है ये दोनों एक साथ यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली ये इस फीचर को प्रोवाइड करते हैं कि आप यूज़र जब इसको ऐसे ऊपर से नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर थोड़ा ड्रैग कर कर छोड़ेगा, तो हमारे जो है एपीआई पर रिक्वेस्ट जाएगी और मज़ीद नया रिकॉर्ड जो होगा वो नज़र आएगा। ये बेसिकली ये वो फीचर है जब हम कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो उसमें ये फंक्शनैलिटी दी होती है कि हम अपनी न्यूज़ फीड को जब नीचे ड्रैग कर कर छोड़ते हैं तो हमारी ऊपर इधर एक इंडिकेटर आ जाता है, लोडर आ जाता है, और जो न्यू पोस्ट होती हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली ये जो रिफ़्रेशिंग है इसको हम अगर तो रिफ़्रेशिंग इसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो आपको एक इसको वैसे यूज़ करने के लिए आपको ऑन रिफ़्रेश जो है उसको भी यूज़ करना पड़ता है। तो मैं वक्ती तौर पर जस्ट एक कंसोल लगा देता हूँ। रिफ़्रेशिंग, तो अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ एक कंटिन्यूअस जो है लोडर आपको नज़र आएगा जो लोड होता हुआ। तो आप ये देखें, अब ये लोडिंग वाला जो है इंडिकेटर नज़र आ रहा है जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि नई पोस्ट या नया डाटा जो है वो बैक एंड से फैच हो रहा है। तो वो जब यूज़र इसको ऐसे ड्रैग कर कर छोड़ता है तो हम क्या करते हैं, इस ऑन रिफ़्रेश में एक मेथड को डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें हमने इसका रिफ़्रेशिंग का ऊपर एक
वेरिएबल बनाया होगा उसको हम ट्रू कर देंगे तो हमें आइकन नज़र आता रहेगा जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा इस वाले ये जो एरे है इसमें वो कनकैट हो जाएगा, तो हम इसको दोबारा फॉल्स कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा और हमारा जो है नया रिकॉर्ड जो है वो इसके साथ कनकैट होकर यूज़र को नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसको टॉगल कर हम जो है रिफ़्रेशिंग की जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको अचीव करते हैं। अब इसके साथ साथ जो फ्लैट लिस्ट है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं जो हम मतलब कभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको इनमें से कभी किसी की ज़रूरत पड़े तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। आप इसको रीड कर और आप अपनी वो जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो फ्लैट लिस्ट है इसको हम जो बेसिक्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें और ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो प्रॉप्स हैं इनका जो रीज़न है यूज़ करने का वो क्या होता है और किस टाइम पर यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और ये वीडियो लेंथी करने का मकसद भी यही था कि आपको फ्लैट लिस्ट के रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इस वीडियो से क्लियर हो जाए। अगर तो आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है फ्लैट लिस्ट को अंडरस्टैंड करने में और फ्लैट लिस्ट के जितने भी ये प्रॉप्स थे इनमें से कोई भी एक प्रॉप आपको कंफ्यूज कर रहा था या आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया था और आप ऑलरेडी फ्लैट लिस्ट को यूज़ कर रहे थे, तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपकी जान पहचान में है और ये अपने टिप्स सीख रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। इस वीडियो के रिलेटेड या इससे पिछली कितनी भी वीडियोस की गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आपका कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। जाने से पहले मैं फ्लैट लिस्ट और मैप को जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं कि ये जो मैप होता है ये कब यूज़ किया जाता है और फ्लैट लिस्ट कब यूज़ की जाती है। यूजली ये होता है कि हमारा अगर तो कोई रिकॉर्ड्स हैं वो 5 या 10 हैं या 7-8 हैं और वो स्टैटिक हैं, कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे और वो सेम ही हैं और सेम के सेम रहेंगे, उस केस में फ्लैट लिस्ट को यूज़ करने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि मैप को यूज़ कर लें, ताकि हमारा जो कोड है उसकी जो स्मॉल हो और छोटा सा हो और वो जल्दी से एग्जीक्यूटेबल हो जाए। फ्लैट लिस्ट जो है ये चूँकि एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है और इसकी प्रोसेसिंग जो है वो और डिफरेंट तरीके से होती है, तो उस केस से बचने के लिए हमें मैप को यूज़ करना चाहिए अगर हमारे रिकॉर्ड जो हैं स्टैटिक हैं और लिमिटेड हैं। लेकिन अगर हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी हमारी उसकी लिमिट्स नहीं है, कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 50 या कभी 100, तो उस केस में हमें फ्लैट लिस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि वो जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी पर दे देता है और इसके साथ साथ जो एडिशनल हमें कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं मैप के साथ, स्क्रॉल व्यू का या इसके अलावा कुछ और, जैसे हेडर के लिए या एम्प्टी हो जाए अगर लिस्ट, तो उस केस में हमने देखा था कि फ्लैट लिस्ट एम्प्टी के केस में कैसे बिहेव करती है। हेडर फुटर को लगाना हो वो कैसे करना है, अगर पुल करके नया डाटा फैच करना है वो कैसे करना है, अगर लिस्ट के बिल्कुल एंड पर चले गए हैं उस टाइम पर नया डाटा मज़ीद डाटा कैसे फैच करना है। और इसके साथ हमने और भी बहुत सारे प्रॉप्स देखे थे कि वो फ्लैट लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो हमें अगर मैप में इम्प्लीमेंट करने पड़ जाएँ तो उसके लिए बहुत सारी लॉजिक्स और बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो उन सारी कोडिंग से बचने के लिए फ्लैट लिस्ट पर हमें मूव कर देना चाहिए जब हमारे पास इस तरह की सिनेरियो हो और हमें यूज़ करना पड़े। और मैप जो है उसमें बेसिक है, बहुत ही एलिगेंट है, सिंपल सा है, उसको उस केस में यूज़ करना चाहिए कि हमें 3, 4, 5, 6, 7 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखाने पड़ जाएं या 7 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाने पड़ जाएं यूज़र को, तो मैप को यूज़ करने के बजाय हमें फ्लैट लिस्ट को यूज़ करने के बजाय हमें मैप यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि जो है
हमारी कोड की सिंप्लिसिटी है वो भी मेंटेन रहे और हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। तो फ्लैट लिस्ट और मैप जो हैं ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करने चाहिए, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस था वो मैंने कहा आपको जल्दी से बता दूं ताकि आपको जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो सके।